कैसे अप्रोच करें। चलो चलो भाई, चलो चलो, ठीक है ना। अप्रोच, अब जरा ध्यान रखिएगा कैसे हमें अप्रोच करना है। ये एग्जाम की अप्रोच बता रहा हूं, अब वो वाला नहीं जो यूट्यूब पर पढ़ा दिया है, ये सब नहीं। एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले हम इस पर बात कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, 15 मिनट का होगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, जो सबसे पहली चीज आप लोगों को ध्यान में रखना, वो ये ध्यान में रखना है कि जो गद्यांश आएंगे या जो परिच्छेद आएंगे, जो कॉम्प्रिहेंड आएंगे, उसमें से आपको सबसे पहले उन्हीं को चूज करना है। जैसे आप जब गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको ये पता लग जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से, जैसे टॉपिक आपने देखा अच्छा इन्वायरमेंट का है, तो अगर इन्वायरमेंट आपका कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग नहीं है तो मत जाइएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं समझिएगा। अगला आपने ओपन किया एजुकेशन पर है, तो आपको लगा यार ये तो आसान है, तो आप पहले एजुकेशन वाले पे जाइएगा। फिर अगला आपने देखा एग्रीकल्चर वाला, अगला आपने देखा कि कोई बीमारी का है। तो जितने भी टॉपिक आपको मिलेंगे, पहला काम आपने क्या करना है कॉम्प्रिहेंशन में, जो आपको सबसे इजी लगेगा सबसे पहले उस पे जाइएगा, यानी कि एक तरफ से मत जाइएगा। पहला पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए, कोई भी विषय, मैं यहां किसी का नाम नहीं, इकोनॉमिक्स क्या क्या क्या, यानी पहला काम आपको ये करना है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? 21 वाले फटाफट फटाफट बताते जाएं। यानी आप किसी भी ऐसे टॉपिक में नहीं जाएंगे जहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्योंकि ये जो गद्यांश होते हैं जब तक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो आपसे होंगे नहीं। इसकी कोई अलग से तैयारी होती नहीं है। आप सबको भी पता है, जो अच्छे जो योग्य उम्मीदवार हैं वो सारे बच्चे इस चीज को समझते हैं और समझ रहे होंगे कि कॉम्प्रिहेंशन कुछ नहीं है, केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग का परीक्षण है कि आप किसी मुद्दे को कैसे विचार करते हैं। एक सिंपल सी बात है, कोई सी सेट नहीं है। तो अगर आपका उस मुद्दे पर पकड़ नहीं है, मान लीजिए कोई कठिन 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 इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दे रहा, हट जाइएगा, चलो अभी बाद में, उसको हम लास्ट में करेंगे। तो पहला काम तो ये करना है, सबसे फेवरेट ये चीज मुझे बतानी थी। फिर इसके बाद जो अप्रोच में क्या करना है, यानी दूसरी चीज, छोटे पैराग्राफ्स पर ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले छोटे पैराग्राफ पर ज्यादा फोकस करना है, यानी स्टार्टिंग में, क्योंकि अच्छे खासे होते हैं, ठीक है ना। तो छोटे पैराग्राफ्स के कारण ये चीज याद रखिएगा। छोटे पैराग्राफ, राज कह रहे हैं अब आसान लग रहा है हिंदू के कारण। ये तीसरा, ये मैं आपसे पूछता हूं आप सभी से, क्या ये जो राज ने कहा है इस चीज से मैं भी एग्री करता हूं कि क्या हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कारण कॉम्प्रिहेंशन आसान हो गया कि नहीं हो गया? हिंदू और सारे बच्चे, मैं पोल कर रहा हूं ऑनेस्टी के साथ। देखो मेरी एक ही चीज है मेरे पास, वो है ऑनेस्टी। आपको पढ़ाने में, बाकी मैं कैसा हूं उससे मैटर नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाने में मैंने कभी भी, आपको अच्छे से पता होगा, एक भी कॉन्सेप्ट ना कभी गलत पढ़ाया, ना कभी चीट किया है आप लोगों को। जो पढ़ाया है उसको आप दुनिया में कहीं से सर्च करेंगे तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है वही सबसे बेस्ट मिलेगा आप लोगों को। तो इसलिए मुझे ऑनेस्टी से आंसर करिएगा द हिंदू से, इसलिए क्योंकि तब मुझे आसान हो जाएगा ना आगे की बातें समझाना, कि कॉम्प्रिहेंशन को समझना आसान हुआ कि नहीं। तब आपको एक चीज ए अगर है तो आप फटाफट बताएं। यानी अप्रोक्स 100% बच्चों के, चूंकि कुछ सी और डी के, तो 93% बच्चों ने कहा है, यानी कि लगभग समझिए 100 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप सब लोग अब कॉम्प्रिहेंशन के कारण प्रीलिम्स में फेल नहीं करेंगे, ठीक है ना। यानी तीन बातों से, यानी पहले मैंने क्या कहा कि आप सबसे पहले गद्यांशों को सरसरी निगाह से देखेंगे, जहां पर आपके कॉन्सेप्ट, आपको लगता है ना कि मेरा भूगोल का कोई ऐसा टॉपिक है जो वीक है, आ गया छोड़ देंगे। साइंस का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जो पल्ले नहीं पड़ रहा है, छोड़ देंगे। सबसे पहले हम इजी पैराग्राफ्स को करेंगे, छोटे पैराग्राफ्स को करेंगे। उसके बाद जब दिमाग ओपन हो जाएगा देन बड़े पर आएंगे। लेकिन अब देखिए मेरे लिए एक राह आसान हो गई। मैंने क्या कहा था कि जो कठिन होंगे, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बीमारी, तो आपने बता दिया कि नहीं सर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ करके ये हमारे इजी हो गए।
तो इसका मतलब है बड़े गद्यांशों को लास्ट में कर दीजिएगा, यानी कॉम्प्रिहेंशन हल करते समय ही, कॉम्प्रिहेंशन हल करते समय ही इनको आप हल कर लीजिएगा। अब चौथी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं चौथी चीज क्या इंपॉर्टेंट है मैं यहां पर लिख देता हूं। चौथी चीज ये इंपॉर्टेंट रखती है, इसको आप बताएंगे। आप सब बच्चे, मैं पोल कराने जा रहा हूं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और कितने ऐसे बच्चे हैं जो रीजनिंग प्लस मैथ करेंगे। रीजनिंग में सब आ जाएगा, मेंटल एबिलिटी, डाटा वाटा सब, मैं उसको अलग मैं नहीं मान रहा हूं। रीजनिंग एंड मैथ का मतलब बाकी सब। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो कॉम्प्रिहेंशन पहले करेंगे, वो ए पर टिक लगाएंगे, और कैसे कौन से हैं जो रीजनिंग और मैथ पहले करेंगे वो बी पर लगाएंगे। ठीक है ना? तो अब ए और बी बताइए, तब फिर दोनों लोगों को मैं संबोधित कर पाऊंगा, अदरवाइज पूरा क्लास कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए, फिर आपके क्वेश्चंस भी मैं लूंगा। दीपक, हाँ, 57% बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि पहले वो कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, और 42% बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि वो पहले रीजनिंग और मैथ पर फोकस करेंगे। अब आप यहां से जरा ध्यान में रखिएगा। रश्मि कह रही है कि सर लास्ट पीटी में आपकी वजह से 30 में से 27 क्वेश्चन सही गए थे कॉम्प्रिहेंशन में। रश्मि रश्मि बेटे, तुम इनरोल हो क्या? अगर इनरोल हो तो एक बार रेज हैंड करो। अगर आप क्योंकि बच्चों का, आपको अगर आपका एक्सपीरियंस बच्चों को सुनाया जाए, 30 में से 27 पिछली बार इनका सही था, तो बहुत से बच्चों को मोटिवेशन मिल जाता। ठीक है ना? अच्छा, आप एनरोल नहीं हो, और एनरोलमेंट नहीं है तो बात कर नहीं सकते। चलिए ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन करेंगे 57% और रीजनिंग और मैथ करेंगे 42%। अब देखिएगा, तो जो कॉम्प्रिहेंशन करेंगे सबसे पहले मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि 57% बच्चे जो हैं कॉम्प्रिहेंशन पहले करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज चौथी जो होगी वो क्या होगी? टाइम मैनेजमेंट। क्या होगी मेरे बच्चे? टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर यहां पर दिक्कत हो गई तो फिर सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए टाइम मैनेज बहुत अच्छे से कर लेना है, एक। और दूसरा कर लेना है क्वेश्चन मैनेज। क्वेश्चन मैनेज का मतलब क्या होता है? आप पहले से ही आंकड़ा निकाल के रख लीजिएगा, सारे बच्चे, यानी इस कैटेगरी वाले और इस कैटेगरी वाले बोथ, क्या निकाल के रखेंगे? हमारा कॉम्प्रिहेंशन से लगभग कितना सही होगा, यानी 20 सही होगा, 25 सही होगा, 15 सही होगा, या 27 सही होगा। कितना? लगभग 27 से 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 में से आपका कितना सही होगा, जरा याद रखिएगा। अभी कुछ नहीं, अभी आप लोग कुछ मत देखिए। एक चीज ये, फिर इसके बाद अब आप आइडिया लगा लीजिएगा, फिर से आइए कि अभी से आपको लगाना पड़ेगा, एग्जाम में नहीं ना, धोखा हो जाएगा। फिर आपको क्या लगाना है कि आपको रीजनिंग कितनी आती है, यानी रीजनिंग से आप एक गिरी स्थिति में भी कितने क्वेश्चन, जो मैथ वाले होंगे उन बच्चों को तो कोई चिंता ही नहीं हो, तो अच्छा खासा करेंगे। और अभी मैं कॉम्प्रिहेंशन वालों की बात कर रहा हूं। और मैथ में आपके कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे, किन किन विषयों से आएंगे, एवरेज से, ब्याज से, इन सब से। तो ये अगर आपके पास कैलकुलेशन रहेगा तो आप वहां पर टाइम के, यानी समय के कुप्रबंधन से बच जाएंगे। टाइम के कुप्रबंधन, यानी होता है ना कि हड़बड़ा गए, पता चला कि आपका कॉम्प्रिहेंशन में ही अच्छा खासा टाइम लग गया और बाकी के लिए टाइम नहीं बचा, और आप घर आए, इत्तेफाकन कॉम्प्रिहेंशन में आपके जितनी आपको उम्मीद थी उससे कम सही हुए। फिर क्या होगा कि जीएस में तमाम अच्छा करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप चौथा काम करेंगे, अभी से ही 1 महीना टाइम मैनेजमेंट, यानी आज ही 2020 का पेपर लेंगे। मैं मॉडल बताता हूं क्या करेंगे। आप 2020 का पेपर लेंगे, जो अभी मैं कराने जा रहा हूं कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन बाकी और आप करेंगे। 2020 का पेपर लेंगे,
इसके बाद आप बैठेंगे आज या कल, आज मान लीजिए मत बैठिएगा, क्यों? क्योंकि आज आपका 2 घंटे में खराब कर रहा हूं, तो आपका कल ये क्लास होगी नहीं, तो आप कल 2 घंटे बैठ जाइएगा इसी टाइम पर, सही रहेगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या करना है, आप क्या करेंगे, यानी फिर से कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन को भले आपने सॉल्व कर लिया है, भले आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर ऑनेस्टी के साथ सॉल्व करोगे ना, तो तुरंत जो है भूल जाता है सब। यानी अगर ऑनेस्टी मतलब क्या, कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंसर आ रहा है कि इसका उत्तर बी होगा, वो तो अलग बात है। 5 बार आप जो है सॉल्व करेंगे, आपको पता लग जाएगा बी है कि सी है। लेकिन आपका हृदय भी तो है ना, आपका हार्ट भी ना, वो भी तो कहेगा कि यार बी तो है, लेकिन तू समझ नहीं रहा। ये हार्ट भी तो कहेगा ना कि बी तो है आंसर, चूंकि तूने 15 बार प्रैक्टिस कर ली। बी आंसर है, तूने 15 बार प्रैक्टिस कर ली, याद हो गया, लेकिन अपने दिल से सोच कि क्या तू कॉन्सेप्ट को पकड़ पा रहा है, तो अंदर से आवाज आएगी कि नहीं यार, सही भले हो रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये क्यों है तो बट पता नहीं क्यों है। तो बस जैसे ही पता लगे पता नहीं क्यों है, इसका मतलब है कि आपको फिर वहां पर फोकस होने की जरूरत है। तो 2020 के सारे क्वेश्चन में टाइम मैनेज कर लीजिएगा अभी से, और फिर ऐसे ही 2019, 18, 17 जो भी करिएगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 ज्यादा मैटर करेगा। चौथी चीज, एकदम क्लियरली चलिएगा। अब आते हैं जो बच्चे रीजनिंग और मैथ करेंगे। मैं इसमें मानता हूं कि रीजनिंग और मैथ में 2 कैटेगरी होती है, एक जिनका बहुत अच्छा रीजनिंग और मैथ होता है, तो अमूमन वो 27 नंबर आसानी के साथ मैथ में खींच लेते हैं, क्योंकि एकदम बने बनाए फार्मूले पे होता है, तो उनको बहुत ज्यादा असुविधा होती नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन अगर मेरी क्लास लिए हैं और उनकी रीजनिंग मैथ ठीक है, तो इनको मैं एज पे मानता हूं, यानी इनको मैं मानता हूं कि ये फेल नहीं होंगे किसी भी सूरत में। जिसकी रीजनिंग मैथ अच्छी है वो सी सेट में फेल नहीं करेगा, ये मेरा अपना स्पष्ट मानना, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में उतने क्वेश्चन हो ही जाते, तो वो कभी भी सी सेट में फेल नहीं होंगे। ये समस्या उन बच्चों की होती है जिनको रीजनिंग मैथ नहीं आती। क्या इस बात से एग्री करते हैं आप लोग? समस्या सी सेट होनी तो अब इसलिए मैं मैथ और रीजनिंग के बच्चों को अलग से स्ट्रेटजी बताऊं, वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है ना, लंबे टाइम से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और ऑब्वियस मैं ऑफलाइन का टीचर रहा हूं, और तो ऐसे में जो है मैंने ये चीज नोटिस किया है, जिनका भी मैथ बैकग्राउंड है वो कॉम्प्रिहेंशन सीख करके, और वो कभी प्रीलिम फेल नहीं करते हैं सी सेट में। तो इसलिए आपके लिए सिंपल रणनीति है कि मैं कॉम्प्रिहेंशन बताने जा रहा हूं, आप उसको पकड़ लीजिएगा तो आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। और जो कॉम्प्रिहेंशन वाले बच्चे हैं, जो 57% है, आपके लिए जो पूरी स्ट्रेटजी बनाई है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया, दोनों बातें यहां पर आप फोकस करें। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पांचवी बात। पांचवी बात क्या है कि आप अभी, यानी कि जब आप पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, पेपर की प्रैक्टिस करेंगे 2020, 19, 18 ये सारी चीजें, तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है, आप पहले से ही निकाल लीजिएगा एक कॉपी में या एक पेपर में, आज ही करना है ये, कॉपी में या पेपर में, कि आपका सबसे फेवरेट एरिया क्या है जो यूपीएससी क्वेश्चन में मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं बता देता हूं फेवरेट एरिया का मतलब, किसी का होगा कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो नॉन मैथ वाले होंगे उनका होगा कॉम्प्रिहेंशन, और जो मैथ वाले होंगे उनका होगा, यानी मैथ या रीजनिंग, कुछ भी हो सकता है इसमें से, पॉइंट को नोट करिएगा, एक चीज। और दूसरी चीज क्या है, अब कॉम्प्रिहेंशन के बाद दूसरा, अब ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाले हैं यानी फेवरेट एरिया में, कि यार मुझे औसत के क्वेश्चन यानी एवरेज के जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट को नोट करिएगा, मुझे एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, मुझे ब्याज वाले क्वेश्चन आते हैं, मुझे काम समय चाल समय वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के भी कुछ टाइप होते हैं, मुझे ये वाली आती है, ये वाली आती है, ये वाली। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका फायदा क्या होगा एग्जाम में आपको पता है? समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं? नहीं पता चला मैं कुछ और कह रहा हूं, आप कुछ समझ रहे हैं। एक बार मैं जो कहना चाह रहा हूं ये बात समझ रहे हैं? ये एग्जाम में क्या करेगा कि आपको प्रश्नों को चूज करने में मदद करेगा, यानी आपको टेंशन ही नहीं कि भैया हमने ये तो पढ़ना ही नहीं, पॉइंट को नोट करेगा। नहीं तो बच्चा क्या करता है,
सारे क्वेश्चन 80 के 80 सारे क्वेश्चन पढ़ता है। और 80 क्वेश्चन पढ़ने में जरा अब आइए, कितने घंटे का होता है पेपर? चलिए चलिए बताइए, आप बताइए कितने घंटे का होता है पेपर? कितने घंटे का होता है? कितने मिनट का होता है बताइए? कितने मिनट का होता है? कितने मिनट का होता है बताइए मुझे? 120 मिनट। बहुत अच्छा चीज है, इसको जरा समझिएगा। और 80 क्वेश्चन, आप 80 क्वेश्चन पढ़िए और ऑनेस्टी के साथ मुझे बताइए, 80 क्वेश्चन पढ़ने में 80 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? ये मैं कम बता रहा हूं, इस साइंस को समझिएगा, नहीं तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज यहां पर सिखाने जा रहा हूं। आप फेल क्यों होते हैं उसका रीजन यहीं पर आने वाला है अब। यानी 80 क्वेश्चन 80 मिनट नहीं लगेगा। 80 मिनट तो पढ़ने में लगेगा, सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में 3 मिनट लगता है। जिन बच्चों की समझ अच्छी नहीं, यानी जो मेरे हिंदू वाले होते हैं, वो तो मुझे अच्छे से पता है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यानी 80 क्वेश्चन, क्या कभी किसी ने ये कॉन्सेप्ट बताया था? सीसेट आपने बहुत किया है और आज तक बता दीजिए कि सीसेट के एक से धुरंधरों के सामने आप रहे होंगे, कभी किसी ने इस पॉइंट पर फोकस किया? मैंने इसलिए नहीं फोकस किया मैं विद्वान हूं, क्योंकि मैं रात में सोचा कि बच्चों को क्या नया दूं। चलिए बताइए, पोल कर रहा हूं मैं, क्या कभी किसी ने ये बताने की कोशिश करी है? ए बताइए। यानी 80 क्वेश्चन 120 मिनट, यानी लगभग सारे बच्चे सहमत हैं कि ये चीज हमें कभी बताई नहीं गई। तो फिर यही तो असली चीज है बच्चे। टीचर का काम ये थोड़ा होता कि हम ही सब सॉल्व करा देंगे, तुम राजा हो जाओ। टीचर का काम स्ट्रेटजी, अच्छा रणनीतिकार आपको बना देना। 80 क्वेश्चन और आपके पास 120 मिनट, यानी 80 मिनट पढ़ने में और 120 मिनट, यानी आपके पास केवल 40 मिनट बचता है सॉल्व करने के लिए। क्या आप 80 का 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके फिर से बताएगा? 80 मिनट 40, क्या आप कर पाएंगे? 80 क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है? अभी इसी पर बात नहीं खत्म हो रही। ये क्या मैसेज आपको दे रहा है? ये क्या संदेश दे रहा है? ये क्या मैसेज दे रहा है? ये क्या संदेश दे रहा है? ये आपको मैसेज दे रहा है कि जब 80 मिनट ही हैं और 120 क्वेश्चन है, तो अगर हम सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, तो हम पढ़े ही क्यों? हम उन प्रश्नों को पढ़े ही क्यों जो हमसे होने वाले नहीं है? तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो लगभग 30 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नहीं और हमारा 30 मिनट बच जाएगा। बच्चे जरा समझिएगा मैं कुछ जो बताने जा रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं 30, वो आप 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बस मैं बताना चाह रहा हूं हाँ कि टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करना है। 30 क्वेश्चन हमने ध्यान ही नहीं देना है, यानी जैसे हमने हेडिंग देखा, अरे ये तो मुझसे होगा नहीं, तो अब इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? जैसे इथिक्स पढ़ते हैं ना, नीति शास्त्र के निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिक्स पढ़ते हैं ना। अब आइए जरा, तो वैसे ही इसका निर्धारक कौन होगा? तो यही जो मैंने बताया, फेवरेट एरिया। ये जो बच्चा फेवरेट एरिया निकाल लेगा, और ये अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीना पहले आपको बता दिया है, तो ऐसा नहीं कि आज ही जाकर के अब इसके बाद फेवरेट एरिया, आप कल आराम से करिएगा। अपना समय बैलेंस करके चलिए, जीएस पर ज्यादा फोकस करिए। मैं सी सेट की जिम्मेवारी ले रहा हूं, ठीक है ना? क्यों ले रहा हूं? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन सबसे बड़ा पोर्शन है, लॉजिकल रीजनिंग है, दोनों मैं आपको कराऊंगा। तो फेवरेट एरिया आप निकाल दीजिए। आप क्या करेंगे? आपको सारी समस्याएं, मतलब यहां पर आप किसी भी प्रकार की समस्या से बच जाएंगे। तो फेवरेट एरिया का मतलब कि आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें से आसानी से आपका 27 क्वेश्चन सही होगा और प्रीलिम्स आप पास कर जाएंगे। अब बाकी की रणनीति आपके हाथ में है। ये पांचवी मेरी लाइफ, मतलब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पांचवी है, ये जरूर कर लीजिएगा। नहीं तो 80 मिनट 120 क्वेश्चन लिख लीजिएगा। और हाँ, छठी चीज क्या है? पेपर पे लिख लीजिएगा। छठी चीज क्या है?
जैसे ही पेपर मिलेगा लिख लीजिएगा क्या, 80 मिनट, सॉरी 80 क्वेश्चन 120 मिनट। तुरंत आपका जो कंसंट्रेशन है ना, क्या करें, तुरंत आपका कंसंट्रेशन एकदम पेपर के साथ चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा, पहले क्या होता है, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, और पता चला पहला ही कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट को नोट करिएगा। इस टाइम मैनेजमेंट पे मैंने ज्यादा फोकस किया है, इधर आइए। और मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था, ये इंपॉर्टेंट बातें बच्चा, मैंने क्या कहा था, कहां गया भाई, कि कॉम्प्रिहेंशन में मैंने क्या कहा था, अगर आपको याद हो, कि जो छोटे कॉम्प्रिहेंशन होंगे उन पर फोकस करना, ये कहा गया था। यानी क्यों कहा गया था, क्योंकि 80 मिनट है, सॉरी 80 क्वेश्चन है, 120 मिनट है। अगर छोटे कॉम्प्रिहेंशन पर आप फोकस नहीं करेंगे तो भैया बड़ा कॉम्प्रिहेंशन पता चला आप उलझ गए, उलझ गए। जरा ये कॉन्सेप्ट भी समझिएगा, मैं अपना एग्जांपल सामने रख के बता। उलझ गए का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने बड़ा क्वेश्चन उठा लिया और आपने इस पर 2 मिनट का टाइम दिया पढ़ने पर और सोचने पर, या 3 मिनट का टाइम दिया, विकल्प पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है। और एक समस्या और आपके साथ है हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये भी नोट कर लीजिएगा, भाषा। क्या हो जाएगा, भाषा यानी लैंग्वेज समस्या होगी कि नहीं होगी, लैंग्वेज समस्या होगी कि नहीं होगी। बेटा इंग्लिश मीडियम में कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत नहीं है, आपके लिए लैंग्वेज चूंकि ट्रांसलेटेड होती है, गूगल ट्रांसलेट होती है, इसलिए समस्या तो होनी है। इसलिए ये सारी बातें मैं कह रहा हूं। तो मान लीजिए, अब देखिए कैसे आप उलझते हैं, इस पॉइंट को जरा समझिएगा, आप उलझते कैसे। अब क्या हुआ कि 3 मिनट आपने समय गंवा दिया पढ़ करके और प्रश्न समझ में नहीं आया। अब आप सोचेंगे छोड़ो यार, चलो अगले पे चलते हैं। फिर एक दूसरा मन आपका कहेगा, क्या कहेगा, अरे नहीं यार 3 मिनट लग गए, इसको हल करेंगे, 1 मिनट और लगा देंगे आप। और तब भी गारंटी नहीं क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फिर क्यों हम ऐसे क्वेश्चनों में उलझे, क्यों ना हम छोटे छोटे पैराग्राफ्स करें और सबसे इजी इजी क्वेश्चन करें, यानी पढ़ते जाएं, पासा डाइस जो भी आ रहा, सबसे इजी इजी जो आपको आता है, जो आपको आता है, ये याद रखिएगा। अपनी स्ट्रेंथ के लिए सुनील सर या XYZ सर क्या कहते, आपको ये बोलने की आवश्यकता नहीं। तो ये सारी बातें हो गई जो आपको ध्यान में रखनी है, बाकी और जो आएंगी वो आगे हम लोग बातचीत करेंगे। अब हम चल रहे हैं प्रैक्टिस सेशन पर। किस पर चल रहे हैं, अब यहां से कॉम्प्रिहेंशन की क्लास स्टार्ट हो रही, 2020 का क्वेश्चन है। चलो कितने मिनट लग गए, सब अपना अपना समय बताएं। यानी किसी को 3 मिनट लग रहा है, किसी को 2 मिनट लग रहा है, किसी को जो भी लग रहा है, किसी को 1 मिनट भी लगा। लेकिन ये बताइए, 1 मिनट पढ़े, फिर से जरा समझिए। आज हम लोग इसी टेक्निकल पॉइंट पे बात करेंगे। आपको 1 मिनट लगा पढ़ने में, ठीक है, क्या लगा, 1 मिनट आपको पढ़ने में लगा, चलिए मैं मान लेता हूं, कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं 1 मिनट, समझ में कितना आया फिर से बताइए। 1 मिनट पढ़ने में लगा, लेकिन समझ में कितना आया, क्या 1 मिनट में समझ में आ गया? तब आप समझ गए स्पीड, लाइफ में स्पीड की कितनी आवश्यकता है।
और स्पीड के साथ अच्छी समझ की। अभी ये मैं सिखाने के लिए, अभी देखो फिर कोई चीज सिखाने जा रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी, सबका इलाज है। तो इसका मतलब है अब आप लोग ने अगर ये विचार कर लिया कि कितना समझ में आया, तो अब इसका रास्ता है, अब इसका रास्ता भी है, याद रखेगा। इसका मतलब क्या है, यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा, और आपने ये पढ़ा और आपको किसी को 1.5 मिनट लगा, किसी को 2 मिनट लगा, किसी को 3 मिनट लगा, और अगर कुल मिला करके 15 कंप्रीहेंशन है और 2 मिनट लगते हैं, तो लगभग पढ़ने पढ़ने में आपका 30 से 35-40 मिनट आपका खा जाएगा। इसीलिए आपने चेक किया होगा कि कॉम्प्रिहेंशन एक बड़ी सामान्य सी शिकायत होती है कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन छूट गया। होती है कि नहीं होती, कि सर कम से कम 2 कॉम्प्रिहेंशन हमारे छूट गए। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है वो आते हैं, यानी देखिए यहां पर, यहां से प्रश्न को सीधा पढ़े, और इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि उत्तर या तो शुरू में होता है और या तो आखिरी में होता है। यानी उत्तर या तो शुरू में होता है या तो आखिरी में होता है। यानी कोई भी लेखक जब अपनी बात शुरू करता है तो वो क्या कहना चाहता है, जैसे आप द हिंदू पढ़ते होंगे, पॉइंट को नोट करिएगा, तो जो शीर्षक रहता है, जो टाइटल रहता है, वो टाइटल क्या रहता है, यानी जो एडिटोरियल में कहा जा रहा है वही सारी टाइटल में अभिव्यक्त होती है। तो पहले प्रारंभिक और अंतिम लाइन, और फिर, ठीक है ना, ऐसे। तो अब जैसे एक चीज तो ये हो गया, यानी स्टार्टिंग का पैरा और आखिरी का पैरा। अब दूसरा क्या होता है, चलिए पहले एक पे हम लोग कर लेते हैं, फिर मैं दूसरा वाला बताता हूं। भारत में पिछले दशक अथवा उसके आसपास, इसका आंसर किसी किसी ने निकाला, श्रमिक कृषि से हट रहे हैं, परंतु वे केवल निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में, जो कि स्पष्टता बेहतर रोजगार अवसर नहीं है, जा रहे हैं। यानी जो श्रमिक है, हम लोगों ने कितनी बारी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एग्रीकल्चर में थे, लेकिन एग्रीकल्चर अब अनुत्पादक हो रही, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हुए। देखिए मैं इसको हिंदू से कनेक्ट कर रहा हूं। एग्रीकल्चर में थे, प्रचंड बेरोजगारी, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, यानी कि जितने लोगों की आवश्यकता है एक जमीन पर, उससे ज्यादा लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है जो ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में कृषि अनुत्पादक हुई, तो क्या हो गया, खाद्यान्न, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो कृषि पर प्रचंड बेरोजगार हैं, ये क्या करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन में और गैर पंजीकृत मैन्युफैक्चरिंग यानी असंगठित क्षेत्र में आएंगे, जो बेहतर रोजगार के अवसर नहीं। क्यों नहीं है, अरे भाई असंगठित क्षेत्र बेहतर रोजगार का अवसर नहीं है, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। ना जाने कितनी बार हम लोग हिंदू में चर्चा कर चुका है। सेवाएं, जहां श्रम की प्रवृत्ति अधिक उत्पादनकारी होती है, ये अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न नहीं कर रही हैं, जिनकी देश को आवश्यकता है। आपको याद करिए, याद करिए, हम लोग किए थे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में, और उसमें भी यही आंकड़ा था कि नहीं था, कि जिस गति से सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ा है, उस गति से रोजगार सृजन में सेवा क्षेत्र की भूमिका नहीं रही। वही सारी बातें तो आ रही हैं यहाँ पर। भारत को अगले दशक में लगभग 24 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता होगी। यानी क्यों, भारत को अगले दशक में लगभग 24 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता होगी। क्यों होगी, क्योंकि भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश है। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं वह जनसांख्यिकीय लाभांश जिसको हम शान से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, जिसे हम शान से, यानी देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके दिमाग में छवि बनना स्टार्ट हो जाएगी। नया सेक्टर जैसे ई ट्रेड रोजगार के अंतर को अधिक से अधिक आधा ही भर पाएगा। यानी कि ई
व्यापार में, ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। केवल वे सेक्टर जो घरेलू मांग को बढ़ावा देते हैं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, ये शेष आधे भाग को सुगमता पूर्वक भर सकते हैं। यानी वो कह रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में भी इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, तभी जा करके हम क्या कर पाएंगे, बेहतर रोजगार में लोगों की भागीदारी शुरू करा पाए। क्लियर हो गया? अब आप आइए क्वेश्चन पढ़िए। अभी पहले एक क्वेश्चन में मैं टाइम, अच्छा एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन में मैं 10-15 मिनट आपका लेना चाह रहा हूं, ले सकता हूं? नहीं तो आप लोगों को ये लगे कि इस, क्योंकि देखो मैं क्या है, यहां सॉल्व कराने नहीं बैठा हूं, आपके दिमाग में जो जो उलझने हो सकते हैं उसका समाधान करने के लिए बैठा हूं। तो पहला समाधान मैंने प्रस्तुत किया यहां पर, पहला जो समाधान है इसको पढ़ करके, अभी पहला कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे तो इंटरलिंक करेंगे। क्या करेंगे? आप पढ़ते टाइम पिक्चराइजेशन करेंगे। आपको क्या करना है? पिक्चर, अच्छा अच्छा, ओके ओके, माने अंदर, ऐसा मत बोलिएगा कि सामने वाले को डिस्टर्ब हो, लेकिन क्या करेगा, मतलब ऐसा। और ये अभी से करिए, नहीं तो एग्जाम में कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, कंसंट्रेशन कत्ते ही नहीं बनने वाला है। ये अभी से करिएगा, जिससे कि लगे अच्छा हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। और सुनील सर ने तो कहा ही था, क्या कहा था, या तो आंसर पहले पैराग्राफ में होगा या तो आखिरी में होगा, ये तो वो कह चुके हैं। इसको एकदम ब्रह्म वाक्य बना लो कि सुनील सर ने ऐसा नहीं, अभी जब से उन्होंने सीट सेट स्टार्ट किया है, ठीक है ना। और कहीं पर भी ये मॉडल नहीं था जब मैंने कॉम्प्रिहेंशन कराया। मैं इसलिए आप लोगों से ये कहता हूं कि जिससे आपको मेरे में, लोगों में एक अंतर आपको हमेशा महसूस हो कि मैंने आज जब आप से फर्स्ट टाइम सी सेट कराया था तभी मैंने ये लाइन बताई, ठीक है ना, क्योंकि मैं अलग रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके लिए इजी करना चाहता हूं, ईज ऑफ स्टडिंग। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर पहला और आखिरी पैराग्राफ आपने अच्छे से पढ़ लिया हो, अब इसका आइए चेक करते हैं आंसर क्या हो सकता है। आप कोई आंसर मत मारिएगा, किसी को आ रहा हो आप बस आइडिया लगाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संभावना सबसे ज्यादा कहां है, संभावना सबसे ज्यादा कहां है, यानी सबसे ज्यादा संभावना कहां है, हम यही ढूंढेंगे। हम आंसर पे कतई ही नहीं जा रहे, हम आंसर पे नहीं जा रहे। देखिए सबसे ज्यादा संभावना क्या, ग्रामीण, एक चीज और, 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 बच्चा आंसर में जो विकल्प, यानी जब आप, या हम ऐसा, सॉरी, क्वेश्चन में जो विकल्प दिए गए हैं, अगर इन विकल्पों में किसी का कॉम्प्रिहेंशन में उल्लेख नहीं है तो जिंदगी में उत्तर नहीं होगा, याद रखिएगा। यानी कॉम्प्रिहेंशन से बाहर झांकना भी नहीं है। ये जो ये अगर सीख गए तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये मैंने पहले से ही रटाया हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन से बाहर जाना नहीं, पृथ्वी पलट जाए, ये सबसे बड़ा साइंस है, ये सबसे बड़ा साइंस है कि जाना नहीं है। भावना करी, यही तो सबसे ज्यादा मस्त है, हाँ यही सबसे ज्यादा मस्त है, बाहर जाना ही नहीं है, बाहर में जाए, ठीक है ना। अब देखिए, कहीं कह रहा है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में श्रमिकों का प्रवासन कम करने के लिए कड़े कदम उठाने अभी जरा ध्यान से देखिएगा, इसी में एक और फार्मूला अभी बताने जा रहा हूं, अभी आप अलर्ट रहिए। बताइए कड़े कदम उठाने क्या होता है, कहीं है तो जो पैराग्राफ में नहीं हम कहें उस पर मारे, यानी नो कंफ्यूजन, क्लियर कॉन्फिडेंस से ये तो होने वाला नहीं है। फिर देखिए, निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में कार्य करने की स्थितियों में सुधार लाना चाहिए। निर्माण तथा, यल्यो कहीं कहा है बेटा, रोजगार की बात कर रहा है, ये क्या कह रहा है, कार्य करने की स्थितियों में, ये क्या कह रहा है, कार्य करने की स्थितियां, और वो क्या कह रहा है, वो तो बार बार कह रहा है कि रोजगार की बात हो रही। अरे भाई, कार्य करने का मतलब क्या, कि काम के घंटे निश्चित होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, ये सारी बातें। सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता रहा, लियो लियो, आइए आइए आइए,
अरे ये बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं करता है, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, जरा ये पढ़िए, क्या लिखा हुआ। सेवाएं जहां श्रम की प्रवृत्ति अधिक उत्पादनकारी, जैसे मैं शिक्षक हूं, मैं आपको सेवा प्रदान कर रहा हूं, तो ऑब्वियस है मुझे एक अच्छा खासा वेतन मिलता है। तो यहाँ कह रहा है कि जो हम श्रम करते हैं वो ज्यादा उत्पादनकारी होता है, अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न नहीं कर रही हैं। और ये क्या कह रहा है, ब्लंडर करा रहा है आपसे, बेरोजगारी की समस्या को कम करता है, ये तो कह रहा है कि बढ़ाता है। पढ़ के तो यही लग रहा है ना, बेरोजगारी की समस्या क्यों, क्योंकि उसमें हाईली स्किल्ड लोग ही आ पाते। बचा क्या बाबा, बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च का बढ़ना आवश्यक है। अब भैया आप कहेंगे सर ये तो सामाजिक क्षेत्र लिखा हुआ है, तो बेटा एक टाइप 2 का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने दिया था। टाइप 2 का क्या, कि सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब, पोषण, खान पान, रहन सहन, मनोरंजन, यही सब होता है ना। अब आखिरी का पॉइंट आइए पढ़ते हैं, मैं इरेज कर रहा हूं सबको। आखिरी लाइन पढ़िए, मैंने पहले ही कहा, या तो पहला फुल स्टॉप, पहला पैराग्राफ का मतलब पहला फुल स्टॉप। अब कोई ये यहीं से स्टॉप हो जाए उसको नहीं, यानी कि 2-3 लाइनों में ये पहला फुल स्टॉप, एक पैराग्राफ ये होता है और आखिरी का पैराग्राफ ये होता है जो फुल स्टॉप के बाद शुरू होता है। केवल वे सेक्टर जो घरेलू मांग को बढ़ावा देते हैं, जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा, शेष आधे भाग को सुगमता पूर्वक भर सकते हैं। यानी वो क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये क्या है, सामाजिक क्षेत्र होता है। ठीक है ना, क्या है ये, सामाजिक क्षेत्र। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। और अगर नहीं भी पता तो भी मैं एक और रास्ता आप लोगों को बता रहा हूं। आपको अगर पैराग्राफ समझ में आ गया, चूंकि हम लोग विस्तार से पढ़े हैं, एक रास्ता मैं आपको और बताने जा रहा हूं। क्या हम बिना पढ़े, ध्यान से समझिएगा, यानी क्या हम बहुत दिमाग लगाए बिना इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये इसी प्रश्न में कई बातें मैं सिखाने जा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास समय कम बचा, भाई हमको एक्सीडेंट के लिए भी तो तैयार रहना है। समय कम बचा आपके पास, क्या हुआ, समय कम बचा आपके पास, तो कैसे, और हमको लग रहा है कि यार सीसेट गड़बड़ हो रहा, फेल हो जाएंगे, जरा समझिएगा, लग रहा है कि फेल हो जाएंगे। ये खासकर उनके लिए है जो रीजनिंग और मैथ बैकग्राउंड वाले नहीं है। वैसे में मेरे बच्चों बिना पढ़े भी इन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। कैसे बच्चे, ये जो पहला कॉन्सेप्ट है ना, ये निरा बकवास है, जरा समझिएगा, इस पॉइंट को भी अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, मैं नहीं कहता हूं कि इसका आप 100% यूज कर लीजिएगा, लेकिन अगर मैं 10 बातें बताऊंगा तो काश उसमें से कोई आधी बात भी आपके काम आएगी तो आपका काम हो जाएगा। जरा समझिएगा मैं क्यों कह रहा हूं। मेरे बच्चे, इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई पॉलिसी बन ही नहीं सकती है, और कोई बनाएगा भी नहीं, क्योंकि वो फेजिबल नहीं है, मतलब वो तार्किक ही नहीं है, जिसमें ये कहा जाए कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों को आने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। कड़े कदम का मतलब समझते हो, कानून। अगर ऐसा हुआ तो मेरे बच्चे बिना पढ़े, मैं कह रहा हूं, कैसे, अच्छा अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अरे मूल अधिकार है यार, ये मूल अधिकार के विरुद्ध है। तो इसलिए यूपीएससी अगर किसी का कोई पैसेज उठा रही है तो इतना मतलब गलत कॉन्सेप्ट तो दे ही नहीं सकते। आप ऐसे सोचेगा, ये आपको तब भी फंसाता कि निर्माण और गैर पंजीकृत विनिर्माण में कार्य करने की स्थितियों में सुधार लाना चाहिए, ये आप फंसते, ये हो सकता था। तीसरा, सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता रहा, बिल्कुल भी नहीं करता रहा, बिल्कुल भी। यह समस्या को, यानी ये तो आपके लिए एकदम से कटा हुआ पॉइंट है। और बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च का बढ़ना आवश्यक है। तो आपने क्या किया, समय कम था, आपने फटाक से इसको काट दिया, इसको काट दिया, बचा 2,
यानी क्योंकि दोनों में संभावना है। फटाफट आप एडिटोरियल में गए, सरसर पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, जब आप यहां आए और आपने पढ़ा, ठीक है ना, तो कहीं पर कहीं नहीं रहा है कि कार्य करने की स्थितियों में सुधार, यानी जहां पर भी लिखा हुआ है निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण, आइए, परंतु वे केवल निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में, जो कि स्पष्टता बेहतर रोजगार के अवसर नहीं है, जा रहे हैं। यानी वो कार्य के अवसर, जहां पर भी निर्माण और गैर पंजीकृत का उल्लेख आया है, वहां पर कहीं पर भी आप चेक करेंगे तो कार्य करने की स्थितियों का जिक्र ही नहीं। तो फटाक से आप इसको काट देंगे, अब आपके पास ऑप्शन नहीं, चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं, यानी पैराग्राफ में नीचे जाने की जरूरत नहीं कि इसको भी पढ़े, यहीं पर मिल गया। मिला कि नहीं मिला, जरा एक मिनट समझिएगा भैया, जरा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा समझिएगा कि निर्माण, और जैसे आपने पहला काट दिया यार, ये तो अच्छा ही नहीं। सेवा सेक्टर तो कभी भी रोजगार की समस्या, क्योंकि वो स्किल्ड लेबर चाहता है। अब आता है बी और डी, तो आपने पकड़ा ना निर्माण और गैर पंजीकृत, तो आप फट से वापस आएंगे, चलो चेक करते हैं क्या कह रहा है। निर्माण और गैर पंजीकृत वो उसमें क्या है, सेवा कार्य करने की स्थिति को अच्छा करना। अब यहां क्या लिखा हुआ, भारत में पिछले दशक अथवा उसके आसपास श्रमिक कृषि से हट रहे हैं, परंतु वे केवल निर्माण तथा गैर पंजीकृत मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि स्पष्टता बेहतर रोजगार अवसर नहीं जा रहे। अब देख लीजिए, यानी वो कहीं नहीं, वो तो ये कह रहा है कि गांव के जो श्रमिक हैं कि वो एग्रीकल्चर से हट करके कहां जा रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं वो, बट ऐसी मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। वो तो ये कह रहा है यहां पर, तो कहीं नहीं रहा। हाँ राकेश आपने अच्छा पकड़ा, ये ट्रेंड बता रहा है, यानी ये ट्रेंड बता रहा है, और ये क्या कह रहा है, कार्य करने की स्थिति। अब आपको नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्यों नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं, यानी आपने इतने कम टाइम में नीचे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि चौथा ही एकमात्र बच रहा है। ये पहले कट गया था, ये पहले कट गया था, ये बाद में कट गया। आप सोचिए कि आपको नीचे आने की जरूरत नहीं है, और आप क्या कर गए, यानी प्रूफ भी हो गया कि मेरा आंसर सही है। इसी को मैंने कहा था कि आंसर चेक करना। अब आपके सामने, तो इस हिसाब से आपको पेपर को देखने की जरूरत है, ये चीज दिमाग में याद। क्लियर है बच्चा? और इस लेक्चर को 2 3 4 बार सुनिएगा। अब अगर आपने इस क्वेश्चन को समझा है, अब कुछ बातें फटाफट फिर से एक बार रिवाइंड करा देता हूं, यानी आपको फिर से याद करा देता हूं, क्या क्या याद रखने वाली चीजें, याद रखने वाली चीजें क्या क्या है, जरा एक बार आप ध्यान रखें। सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, अभी पहले आइए, हाँ अभी सब बताता हूं। यानी सबसे पहले एलिमिनेशन, ये अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। एलिमिनेशन इसका मतलब होता है कौन हो ही नहीं सकता, कौन हो ही नहीं सकता। क्या है मधुओं के बच्चे, कौन हो ही नहीं सकता, पहली चीज तो ये। इससे क्या होता ना, आपके ऊपर बोझ कम पड़ जाता, और जब ऑप्शन में 1 2 1 2 3 इस टाइप का कुछ रहता है, जीएस में भी और यहाँ पे कौन हो ही नहीं सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। एलिमिनेशन ये तो हो ही नहीं सकता। अब जरा याद रखिएगा, बट सीसेट का एलिमिनेशन थोड़ा अलग होगा और जीएस का अलग होगा, ये भी याद रखिएगा। सीसेट का एलिमिनेशन का एक डिटरमिनेंट होगा, निर्धारक होगा, जरा याद रखिएगा, ये ऐसे नहीं चलिएगा। सीसेट का और जीएस का अलग होगा एलिमिनेशन वाला, सीसेट का एक डिटरमिनेंट होगा। वो कौन होगा, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन के बाहर, अगर कॉम्प्रिहेंशन के बाहर का फैक्ट है, बाहर का फैक्ट या कॉन्सेप्ट है, तो वो अपने आप कट जाएगा, यही एलिमिनेशन है, याद रखिए। यहां पर अलग है। जीएस में क्या है बच्चों, जीएस में क्या होता है, आपके पास विकल्प होते हैं, 1 2 3, 2 1 3 ऐसा होता है ना, तो वहां पर एक आप हटाते हैं तो आपको कई हट जाते हैं, बट यहां पर याद रखिएगा उस टाइप का ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि 1 2 3 4 टाइप का बहुत कम क्वेश्चन होता है।
तो इसलिए आप क्या करिएगा कि कॉम्प्रिहेंशन के बाहर का फैक्ट या कॉन्सेप्ट उससे फटाक से यानी एलिमिनेट कर ही देना है, उसको रखना नहीं है सी सेट में। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि सबसे पहले प्रश्न पढ़ने, सबसे पहले प्रश्न पढ़ने, और सबसे पहले प्रश्न पढ़ने हैं, और पढ़ते ही कोशिश ये करनी है, कोशिश करनी है कि कौन से पहले से ही मन में आ जाने चाहिए कि एक्सट्रीम है। क्या है? एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम का मतलब होता है कि जैसे एकदम चरम टाइप के हैं, चरम विकल्प। कोशिश एक्सट्रीम या चरम विकल्प को खोज लेने की है, खोज लेने की एक्सट्रीम। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ये पहला वाला क्या था, ये एक्सट्रीम विकल्प था, और आपको इसके लिए अलग से कोई बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं, कठोर कदम उठाने की आवश्यकता। ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी को आने नहीं देंगे, ठीक है ना? कड़े कदम, ये एक्सट्रीम हो गया, फटाक से हट, बेकार है। इससे क्या होगा, फिर आपको इस पॉइंट पर वहां फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भैया क्योंकि ये तो है ही नहीं है कहीं, ये तो कहीं है ही नहीं। तो एक्सट्रीम स्टेट, सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता है, ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है ना? तो क्या करना है, यानी पहला तो बिल्कुल एक्सट्रीम है, तो आपको क्या करना है, विकल्प पढ़ते ही कि यार ये तो थोड़ा अजीब है कह रहा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहां भी होता है, तो आपको इसको क्या करना है, इसको सर्च कर लेना। तीसरी चीज क्या करना है कि कॉम्प्रिहेंशन स्पीड से पढ़ना है। जब प्रश्न पढ़ लिया, इसके बाद ये मैं पूरा अनुक्रम बता रहा हूं, स्पीड 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 से पढ़ना है, और इसमें फोकस कहां रखना है, एक मिनट में, एक मिनट में लगभग 40 सेकंड, ऐसा एक अप्रॉक्स आइडिया बता रहा हूं। इसका फोकस रहेगा प्रारंभ की 3 पंक्तियां और आखिरी की 3 पंक्तियां, ये हमेशा याद रखिएगा। जो कुछ भी होगा आंसर इसी में होगा, ये नियम होता है। अगर आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ाई करी हो तो आपको पता होगा, प्रिसाइज अगर आपके टीचर ने बताया, हम लोग तो भाई भाग्यशाली थे, किसी ने बता दिया था, प्रिसाइज जो होता है संक्षेपण, तो संक्षेपण जो आता है तो उसमें टाइटल ढूंढा जाता है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा 10th में 12th में, संक्षेपण बोलते हैं हिंदी में और प्रिसाइज बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रिसाइज यानी जितना वर्ड है उसका 1/3 लिखना है, और उसके बाद उसका एक सुटेबल टाइटल भी ढूंढना होता है। समझ गए ना? सुटेबल टाइटल। तो उसी समय पर सुटेबल टाइटल कैसे ढूंढा जाए, आप दुनिया की कोई भी अच्छी किताब पढ़ेंगे, ग्रामर की वहां लिखा होता है कि जो टाइटल होता है या तो स्टार्टिंग की पंक्ति में होता है या लास्ट की पंक्ति में होता है। तो आपको ये मैंने साइंटिफिक दिया है कि आप स्टार्टिंग और लास्ट की पंक्तियों पर फोकस कर जाएगा, बाकी स्पीड से पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, जब मैं आपको हिंदू पढ़ाता हूं, जरा इमेजिन करिए, तो जब मैं टॉपिक में आता हूं तो पहले ही बताता हूं कि नहीं आज की चर्चा का केंद्र बिंदु क्या है। ये मैं नहीं बताता, कोई भी एडिटोरियल राइटर, कोई भी उसका इंटरप्रेटर, कोई भी होगा, प्रधानमंत्री की कोई बातचीत, तालिबान का, हर जगह पहली चीज यही आएगी कि मुख्य फोकस क्या है। पॉइंट को समझिएगा कि आज की बातचीत का विषय क्या है। तो स्टार्टिंग में या मैक्सिमम स्टार्टिंग में मिलता है, ये भी याद रखिएगा, लगभग 70% स्टार्टिंग में, लेकिन कभी कभी 30%, यानी जब कंक्लूजन लास्ट में होता है तो फिर वो आखिरी में मिलता है। ये भी एक चीज बता देता हूं, अच्छा मुझे याद आ गया, बड़े पैराग्राफ्स में नोट कर लीजिएगा, बड़े पैराग्राफ्स में प्रारंभिक पंक्तियों में होता है, छोटे पैराग्राफ में अंतिम पंक्ति। आप चेक करिएगा और मुझे बताइएगा कि सर आपने गलत कहा या सही कहा। बड़े पैराग्राफ में जो बड़े होते हैं स्टार्टिंग में होता है, और छोटे पैराग्राफ में आखिरी में होता है। क्यों 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 होता है? मेरे कहने से नहीं होता, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। जो छोटा पैराग्राफ होता है, अब अगर शुरू में, वो तो स्टार्ट ही ऐसे करता है किसी बात से, किसी अंत में आते आते अपनी बात कह देता है।
बड़े में क्या होता है, क्योंकि उसमें कई लेयर में बातें होती हैं, तो कई लेयर में जब बात होती है तो उन कई लेयर्स का, कई कई स्तर का एक कॉमन पॉइंट होता है, वो पहले ही लिख दिया जाता है कि आज की चर्चा का विषय ये है और इसके ये 4 एंगल यहां पर आएंगे। तो 4 एंगल होते हैं, मूल बात स्टार्टिंग में आती है। तो ये भी आपके पास हो गया। तो ये आप यहां से ध्यान रखेंगे, सबसे पहले प्रश्न पढ़ने हैं और कोशिश करनी है प्रश्न पढ़ते समय एक्सट्रीम कोई विकल्प को कटक 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 वहीं पर उसको खत्म कर दिया जाए, एक्सट्रीम विकल्प को। उसके बाद आप कॉपी में गए, फटाफट पढ़ते चले जाएं। बारीकी, बारीकी का मतलब क्या होता है इस स्तर पर? बारीकी का मतलब क्या होता है? आइए, बारीकी, 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 बारीकी का मतलब क्या होता है बच्चा? बारीकी का मतलब होता है, जैसे अब उसने कड़े कदम, तुरंत आप अंडरलाइन करिए, गुरु कुछ तो मामला है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये गलत होगा। कड़े कदम, फिर कह रहा निर्माण तथा गैर पंजीकृत बिना कार्य करने वाले की स्थितियों में सुधार, स्थितियों में सुधार। फिर इसके बाद सेवा के बेरोजगारी की समस्या को कम करता है, कम, क्योंकि यही तो फंसाएगा ना, कम करता है। अब आपने कम पर केवल गोला कर लिया, स्थितियों में सुधार पर कर लिया, कड़े कदम पर कर लिया, और यहां पर क्या कर लीजिए, सामाजिक क्षेत्र में खर्च। अब आप जाइए तो पहली लाइन खोजिए कि क्या ऐसी कोई बात कही गई है। कड़ा कदम आप पढ़ेंगे, सरसरी निगाह सर कहीं दे तो चर्चा ही नहीं। स्थितियों में सुधार आपने पढ़ा, क्या ये लाइन आ रही है स्थितियों में सुधार? बाकी और तो आ ही रहे, स्थितियों में नहीं आ रही। कम करता है कहीं लिखा हुआ, तुरंत आपको लगा नहीं आ रही, तो कह रहा है कि उल्टा। क्लियर है मैं क्या कहने जा रहा हूं? हाँ, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, अभी ग्रुप में शेयर हो जाएगा आपको, ठीक है ना? इनफैक्ट अभी मैं शेयर कर देता हूं, तुरंत शेयर हो जाएगा, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन पेपर पर बिल्कुल अंडरलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक, और इसमें हो गया दूसरा पॉइंट, सबसे पहले प्रश्न और कोशिश करिए एक्सट्रीम विकल्प को खोज लेने की। और एग्जाम में यही 2 मेथड अपनाइएगा। वो तीसरा और चौथा मेथड जो मैं बताता हूं कि सारांश निकाल लो, सॉरी टाइटल निकाल लो, वो प्रैक्टिस के लिए होता है। जैसे मैंने आपको और भी बहुत से मेथड इसमें बताए हैं, लेकिन आप किसी का अनुपालन मत करिएगा। सारांश निकाल लेना, वो हेडिंग कर देना, ना 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 ना, फंस जाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो केवल 2 मेथड यही जो लिख दिया गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल।